नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पिक स्टडी गोज पे। तो आज के इस वीडियो में मैं एंशिएंट हिस्ट्री जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो पहला है यूनानी आक्रमण, उसके बाद करेंगे मौर्य, उसके बाद करेंगे मौर्योत्तर काल। तो चलिए इसका देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी सुकल्प और डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी घनानंद। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हाल ही में अभी पूछा गया है। ये जो हम करेंगे 1992 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। तो चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। जीके जीएस के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसका व्याख्या है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों के अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन है ए विलियम जोन्स, बी है बी स्मिथ, सी है आर के मुखर्जी और डी है डी आर भंडारकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की। इसका व्याख्या देखिए। विलियम जोन्स सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या एंड्रोकोट्स के रूप में, जबकि जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन ने सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी बृहद्रथ, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 7th बीपीएससी री एग्जाम हुआ था। री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, जो 2024 में पूछा गया था। मौर्य राजवंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश के बाद है गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार और डी कुणाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत जो कि दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से
वर्णन हुआ है वह कौन सा है? ऑप्शन है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त और डी अश्वघोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत यानी कि बड़ा सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्यनंद, इसका अन्य नाम दूसरा नाम है नंद, नंद का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था तो कौन था? ऑप्शन है सेलुकस का, बी है सिकंदर का, सी है डेरियस का और डी है यूनानियों का। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेलुकस का। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजा दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन है ए 4, बी 5, उसके बाद सी देखिए क्या है, सी है 6 और डी है 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन से श्रेणी है सो देखिए, पहला है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है शिल्पकार और व्यवसायी, पांचवा है योद्धा, 6 है निरीक्षक तथा 7 है मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा अपना सकता था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो कौन सा स्रोत है? ऑप्शन है दिव्यावदान, बी है अर्थशास्त्र, सी है इंडिका और डी है अशोक अभिलेख, अशोक शिलालेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के कार्यों को एस्टिनोमोई कहता है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ घटना या स्थान का नाम दिया है और सूची 2 में दिया है संबंधित व्यक्ति का नाम। तो पहला है चोलगंगम झील, इससे संबंधित कौन सी व्यक्ति है? तो इससे संबंधित है राजेंद्र प्रथम। तीसरा एक का तीसरा हुआ। उसके बाद दूसरा है डी में दिया है धर्म महामात्र की नियुक्ति, तो ये है इनके संबंधित व्यक्ति है अशोक। उसके बाद है प्रयाग की सभा, प्रयाग की सभा किससे संबंधित है? तो ये है हर्षवर्धन से संबंधित है। उसके बाद सुदर्शन झील, ये है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो हो गया 3, तीसरा, उसके बाद चौथा, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? 3 4 2 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। चोलगंगम झील राजेंद्र प्रथम, धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के संबंधित व्यक्ति है, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन, उसके बाद सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था यह है। ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, बी है अशोक का गिरनार शिलालेख और सी है रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख और डी है अशोक का सोपार शिलालेख। 1994 प्री एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी प्री एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख। 150 ईस्वी के रुद्र दामन
प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय प्रांत कहते हैं राज्य को प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के गवर्नर यवनराज तुषास्प ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्त तथा सौराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख के में कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन है ए मास्की अभिलेख, बी रुद्रदामन अभिलेख, सी है जूनागढ़ अभिलेख और डी है हाथी गुम्फा अभिलेख और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहदत्त शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल के आत्मकथात्मक प्रस्तुत है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका और डी कलिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो कौन सा है? ऑप्शन है ए मास्की का लघु स्तंभ, बी है रुमीनदेई स्तंभ और सी है क्वीन स्तंभ और डी है भाब्रू स्तंभ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का फूल संदेश क्या है? ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, बी है शांति एवं अहिंसा, सी है बड़ों का सम्मान और डी है धार्मिक सहनशीलता और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अशोक का धम्म यानी कि धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है, अपसिन्वे बहुक्याने दयादाने, सच्चे सोचवे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव और डी है धर्मकीर्ति और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शी। अशोक सामान्यतः अपना शिलालेख में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसका व्याख्या देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवान्य प्रिय या देवानन प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानन प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबंधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में शिलालेख कहते हैं इंस्क्रिप्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं, में प्रयुक्त भाषा है तो कौन सी भाषा में है अशोक के शिलालेख? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली और डी है हिंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा में, जो कि 44 बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में पूछा गया था।
अशोक का इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है कि उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है, तीसरा गुहा लेख है। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान कौन-कौन से हैं? तो देखिए 8 कौन-कौन से स्थान हैं। पहला है शाहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा और तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार, पांचवा है धौली, छठा है जौनगढ़, सातवां है एररगुड़ी तथा आठवां है सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ऑप्शन है ब्राह्मी, बी है सामरी, सी है पाली और डी है संस्कृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देखिए, ए है ब्राह्मी, बी है नंदनागरी और सी है शारदा और डी है खरोष्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी। उसके बाद देखिए इसका व्याख्या, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप जो कि 1835 ईस्वी में, ग्रोंटेफेड 1836 ईस्वी में, लेसेन 1838 ईस्वी आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्टी और डी नंदनागरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिला अभिलेखों में पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया कौन सा था? ऑप्शन है ए जेम्स प्रिसेप, बी है ब्यूलर, सी है रॉबर्ट सेवेल और डी है कॉड रिगटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिसेप। जो अशोक के शिलालेख नहीं, अशोक के अभिलेखों ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली यानी टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है ए कनिघम, बी है ए एच डानी और देखिए सी ऑप्शन क्या है, सी है ब्यूलर और डी है जेम्स प्रिसेप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिसेप। एक क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये भी इंपोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सबसे पहले किसने बनाई थी? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान और सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है कनिष्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी कहाँ पड़ता है? तो वैशाली के निकट पड़ता है, वैशाली के नजदीक। उसी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी बृहद्रथ और डी पुष्यमित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ये भी क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था।
चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन है जालौक, बी अवंती वर्मा, सी है नंदीवर्धन और डी है बृहद्रथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? ऑप्शन है रोमिला थापर, बी है डी एन झा, सी है बी ए स्मिथ और डी है एच सी राय चौधरी। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोमिला थापर, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ प्री एग्जाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों का कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला और डी है उज्जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंदग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर में लोग पढ़ने आते थे। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से हम संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पहला तो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। देखिए इसका सही क्रम में लगाना है। तो पहला दिया है ए शुंग, बी मौर्य, सी कुषाण और डी कण्व। तो शुंग कब से कब तक है? तो शुंग है 184 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है कुषाण। कुषाण कब से है? तो ईस्वी की पहली से लेकर 3री शताब्दी तक है। और देखिए मौर्य, मौर्य कब से है कब तक है? तो 321 ईसा पूर्व से लेकर, मौर्य है 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। उसके बाद कण्व है 73 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक। तो देखिए पहले आएगा मौर्य, दूसरा, उसके बाद आएगा शुंग पहला, दूसरा पहला, उसके बाद आएगा कण्व चौथा, उसके बाद आएगा कुषाण तीसरा। दूसरा पहला चौथा तीसरा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा पहला तीसरा चौथा तीसरा, जो कि हाल ही में पूछा गया है 71 बीपीएससी प्री एग्जाम 2025 में। विद्वान मौर्य राज्य की अवधि लगभग 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश की काल की अवधि है लगभग 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व मानी जाती है। कण्व राजवंश की अवधि लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व है। और कुषाण साम्राज्य को ईस्वी की पहली से 3री शताब्दी के मध्य माना गया है। इसीलिए प्राचीन भारत के राजवंशों का कालक्रम किस प्रकार है? तो पहले मौर्य, उसके बाद शुंग, तब कण्व, तब कुषाण। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो किससे संपर्क था? ऑप्शन है वर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से और डी जावा सुमंत्रा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जावा सुमंत्रा से।
पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर इसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। ऑप्शन है ए धर्मेंद्र, बी संग्राम धनंजय और सी है बालपुत्र देव और डी है चूड़ामणि वर्मन। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव ने देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में प्राचीन भारत के स्थल है और 2 में है वर्तमान में किस राज्य में है, तो दिया है। तो देखिए पहला है कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है प्राज्ञा ज्योतिष, ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है असम में, अभी जो कि करेंट में अभी वर्तमान में है। गिरनार कहाँ पड़ता है, तो गिरनार पड़ता है गुजरात में। तो सबसे इजी ऐसे याद कर सकते हैं, ग से गिरनार, ग से गुजरात। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र। इसको भी ऐसे याद करिए, प्रतिमा। प्रतिमा से याद करते हैं, प्रति से प्रतिष्ठान और म से महाराष्ट्र। इसका ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, प्रतिमा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 4 2 1। पुरातत्वीय एवं ऐतिहासिक विवरणों में कर्ण सुवर्ण को प्राचीन नगर बताया गया, जिसकी स्थिति वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला पश्चिमी बंगाल में मानी जाती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राज्ञ ज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लिए किया गया है। गिरनार पर्वत और उससे संबंधित प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल आज के गुजरात राज्य में आते हैं। प्रतिष्ठान, जिसको पैठन कहते हैं, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर पूर्व नाम है, औरंगाबाद जिले का नगर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है। ऑप्शन है ए जूनागढ़, बी भित्री, सी नासिक और डी सांची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ में रुद्र दामन प्रथम का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंद गुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्र दामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। ऑप्शन है ए हर्ष, बी कनिष्क, सी रुद्र दामन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रुद्र दामन, जो कि 68 बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए इसका कुछ व्याख्या देखिए, रुद्र दामन प्रथम 125 से लेकर 150 ईसा पूर्व का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ऑप्शन है ए पुष्यमित्र शुंग, बी मेनांडर और सी है भीम कदफिसेस और डी है गौतमी पुत्र सातकर्णी।
ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भीम कडफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीम कडफिसेस का स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी शीशा के सिक्के? ऑप्शन है ए सातवाहनों द्वारा, बी शकों द्वारा, सी कुषाणों द्वारा, डी मौर्यों द्वारा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहनों द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन है सातवाहन, बी है कुषाण और सी है कण्वा या कण्व और डी है गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कण्वा या कण्व। शुंग वंश के बाद किस राजवंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व राजवंश ने भारत पर राज किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।